चलो इधर ध्यान दो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब ऐसा है, मैं एक इमेजिन करता हूं इंटरफेसिंग मीडियम। चलिए आप इधर ध्यान दीजिए, बातों में आप मत रहो इन्वॉल्व। तो एक इंटरफेसिंग मीडियम एक्स वाई करके आप इमेजिन करिए। एक इंटरफेसिंग मीडियम एक्स वाई आप इमेजिन करो, और आप क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट को उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट को उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं। वो रेयरर मीडियम से आ रहा है, रेयरर मीडियम से आ रहा है और फिर डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। एज पर द रूल इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अगर मैंने इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया, मैंने इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं लाइट उसके प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर लाइट उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो वैसे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी, तो यहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, देखो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करी और यहीं से वो वापस भी जाएगी। तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से आप वापस जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बस इसमें थोड़े 2-4 पॉइंट्स और इसमें ऐड किए गए हैं। तो पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट बता दूं। लाइट आफ्टर सफरिंग, light after suffering any number of reflections has its final path reversed, has its final path reversed, comma, it travels back along the same path in opposite direction, travels along the same path in opposite direction। तो किसी रास्ते से अगर लाइट और आ रहा है रिफ्रैक्ट हो के, है ना, और आप क्या करते हैं, फाइनल पाथ को अगर आप रिवर्स करते हैं, तो अगर आपने फाइनल पाथ को रिवर्स किया तो वो पूरा जिस रास्ते से आया था मल्टीपल रिफ्रैक्शन में उसी रास्ते से वापस जाएगा। वो चेयर लगा दीजिए आप। सर आगे बहुत जगह खाली, इधर आ जाओ, आप दोनों भी आगे जाओ। ये है जगह बहुत खाली है, चेयर लगा दीजिए दरवाजे पे। तो इट विल ट्रैवल बैक टू द सेम पाथ। अब इसी चीज़ का थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। देखो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है यहाँ पे, देखो ये जो रेयरर मीडियम है ये फर्स्ट मीडियम है, डेंसर मीडियम जो है ये सेकंड मीडियम है। तो जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर हो रहा होगा तो 1μ2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, sin I अपॉन sin R। जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर हो रहा होगा तो 1μ2 इज इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और अगर मैं कहूँगा कि जब ये इस तरह से वापस जा रहा था, जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा था, तो ये इसके लिए क्या बन गया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और ये क्या बन चुका था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब वो ट्रैवल कर रहा था वापस, तो अब मैं लिख सकता हूं उसको, अब इसका स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि इस बार आर जो है वो उसके लिए क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ रहे कि बेटा आप? अब आप बोलेंगे नहीं ये आई है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप थीटा 1 थीटा 2 लेके कर लो, है ना, आप थीटा 1 थीटा 2 लेके कर लो, है ना। अगर सपोज करो मैं आई इक्वल्स टू थीटा 1 आर इक्वल्स टू थीटा 2 लूँ, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, और बाद में क्या लिखूंगा फिर, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, है ना, वो एक ही बात हो जाएंगी फिर। तो अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर अपॉन साइन आई, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो 1 म्यू 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1, therefore 1 म्यू 2 इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू 1, है ना, 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू 1। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट आपका फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन 2 म्यू 1, है ना। मतलब एक और एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं अगर यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का रेसिप्रोकल, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम का ये पार्ट छोटे छोटे हो गए। यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, ये पहला इंटरफेसिंग मीडियम आया या इंटरफेसिंग सरफेस आया, सॉरी XY, तो यहाँ से मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 आया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये दूसरा इंटरफेसिंग सरफेस आया X डैश Y डैश, तो दूसरे सरफेस पे जब ये रे ऑफ लाइट टकराई थी इंटरफेसिंग सरफेस पे, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था, ये क्या है I2 है, जगह थोड़ी सी छोटी हो गई वहाँ पर तो मैंने छोटा लिख दिया। और जब यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। ये फिर थर्ड इंटरफेसिंग सरफेस आया और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3। एक बात का ध्यान रखना है हमको, क्योंकि पहला मीडियम और ये जहाँ से लाइट इमर्ज हो रही है ना, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है एक्चुअली, तो एंगल ऑफ ये जो पहला मीडियम और आखिरी का मीडियम सेम है, इमर्जेंस मीडियम, तो इसी वजह से ये रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिखूंगा जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप कहेंगे साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, ठीक है। जब लाइट सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में ट्रैवल कर रही थी 2 म्यू 3, तब क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2, है ना। और जब लाइट जो है थर्ड मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी, तब आपका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ होगा, तो साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं जब तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 म्यू 1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 साइन ऑफ I मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2 साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3। ओके चलो मान लिया, मगर यहां सिचुएशन ऐसी होती है, बट I1 जो है ये R3 के बराबर है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ के एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है ना। तो अब ये ऐसा है कि देखो हमने क्या कहा था कि डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर डायरेक्शन सेम है, क्यों सेम है, क्यों मीडियम सेम है, तो जाहिर बात है नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो I1 और R3 दोनों सेम है,
इसी तरह अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से I2 और R1 सेम है, और इसी तरह I3 और R2 सेम है। तो ये इस तरह से सेम होने की वजह से, रुक जाओ अभी बाहर। तो अब ऐसा है कि देखो साइन ऑफ I1 साइन ऑफ R3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ R1 साइन ऑफ I2 की वजह से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ R2 साइन ऑफ I3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या है ना, बचेगा यहाँ पर RHS में तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो 1 μ2 मल्टीप्लाई बाय 2 μ3 मल्टीप्लाई बाय 3 μ1 इज इक्वल टू 1। देखो 1 μ2 मल्टीप्लाई बाय 2 μ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 μ1, है ना। बट अभी मैंने पिछले लेक्चर उसमें पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास 1 μ2 है या 2 μ1 है, उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 μ2 बन जाता, तो 3 μ1 का रेसिप्रोकल लूंगा तो वो क्या बन जाएगा 1 μ3। तो 1 μ2 मल्टीप्लाई बाय 2 μ3 इज इक्वल्स टू 1 μ3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से आएगा। तो देखो यहाँ तो सिर्फ मैंने 3 मीडियम्स के बारे में बताया। अगर कितने भी मीडियम्स है 5, 6, 7, 8 ऐसे कितने भी मीडियम है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवे से, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, है ना, पहले का दूसरे से 1 μ2, दूसरे का तीसरे से 2 μ3, तीसरे का चौथे से 3 μ4 और चौथे का पांचवे से 4 μ5, इन सब का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पहले और आखिरी पांचवा 1 μ5 के बराबर होगा। आया बात समझे। तो ये बात बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, हमको लगता है कुछ भी नहीं है तो पांचट है, नहीं, मगर इसमें अच्छे क्वेश्चन, अच्छा मतलब तो कुछ लोगों को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको चीज़ें वो समझ में आएंगी। ठीक है, अभी का तो फिलहाल लिख लीजिए इसको। आखिरी का यही टॉपिक था ना, लैटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट। तो अगर मेरे पास एक इस तरह का रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ओके, और ऑफ कोर्स ये नॉर्मल ड्रॉ की गई है, एक रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करेंगे इस पे, कि वो जाने वाली थी इधर, मगर उसने अपना रास्ता बेंड कर दिया और इधर से पास होने लगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो इमर्ज होंगी तो इसी डायरेक्शन को पैरेलल बाहर निकलती है, इसी डायरेक्शन को वो पैरेलल बाहर निकलेंगी। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो हमने क्या देखा कि भैया इस रे ऑफ लाइट में ऐसा लैटरल शिफ्ट हो चुका है ना। तो ये जो लैटरल शिफ्ट हुआ होगा, जिसको मैं दूंगा डेल्टा एक्स से, ये है मेरा लैटरल शिफ्ट डेल्टा एक्स। इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला रहेगा हमें वो देखना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूलों पे आऊँगा, मैं यहाँ के डेरिवेशंस पे नहीं जाऊँगा। ओके, ये है थिकनेस टी। तो अब इसको मैं कह सकता हूँ कि लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला जो आएगा वो रहेगा T अपॉन कॉस R साइन ऑफ I माइनस R, T अपॉन कॉस R साइन ऑफ I माइनस R। और ये याद रखना यहाँ पर कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है ना, इफ I इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा छोटा है तो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला सिंपली ऐसा बन के रह जाएगा। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि देखो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, है ना, जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये तो लैटरल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट था, मुझे यहाँ हेडिंग डालना चाहिए था, लैटरल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट में 2 केसेस हमको स्टडी करने पड़ते हैं। नॉर्मल शिफ्ट,
एक वक्त जब बहुत ज़्यादा टाइम हुआ करता था तो नॉर्मल शिफ्ट के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया करता था मैं। अब टाइम नहीं रहता इतना, है ना, क्योंकि 2 साल में इसका आधा पोर्शन कवर करना पड़ता था पहले। तो उस वक्त मैं नॉर्मल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट बताता था। मैं एक कॉइन रखता था मग्गे में और बोलता था कि भाई इसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाना और जहाँ वो डिसअपियर हो जाए वहीं रुक जाना। जहाँ कॉइन डिसअपियर हो गया वहीं रुको, पॉज कर दो। बोले हाँ दिख रहा कि कॉइन? बोले अब नहीं दिख रहा, आप पानी डालो उसके अंदर। और हल्का हल्का फिर हम लोग पानी डालते थे और फिर थोड़ी देर के बाद देखते थे वो कॉइन दिखाई देने लगा, है ना। तो वो किस वजह से कि जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रही थी वो बेंड होके जा रही ना, तो जिसकी वजह से अब वो कॉइन अब नज़र आने लगता है। तो ये नॉर्मल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। पूल में होता है अक्सर, स्विमिंग पूल में ऐसा पानी देखकर बोलते 3-4 फुट पानी होगा, है ना, क्या है कमर तक पानी आएगा, बहुत हो गया कंधे तक के जाएगा पानी। डुबकी मारे बाद पता चलता कि हाथ, है ना, सर के ऊपर 2 हाथ ऊपर पानी ही था, है ना, बुड़क बुड़क करके, है ना, हाथ पैर मारने लग जाता है इंसान। ठीक है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब इसमें अगर मैं इमेजिन करूं केस 1, when observer is in rarer medium, when observer is in rarer medium, when observer is in rarer medium। अब इस तरह से कुछ है हमारे पास। अब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सपोज करिए आप, ठीक है। तो एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है जो फ्लोर पे है बीकर के, और उसे आप देख रहे हैं। बीकर की जो रियल डेप्थ है, बीकर की जो रियल डेप्थ है वो मान लो dr करके मैं देता हूं। अंदर जो भी मीडियम भरा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू होगा। तो अब मैं अगर देखूं ऊपर से अगर, तो ये मुझे देखने में ऐसा लगेगा कि अगर रे ऑफ लाइट को मैं पीछे ट्रेस करता हूँ, पीछे बैक ट्रेस करता हूँ, तो मेरे को ये पॉइंट यहाँ नज़र आएगा। तो असल में ऑब्जेक्ट यहाँ है मगर उसकी इमेज आपको यहाँ बनते हुए नज़र आ रही है ना। है रियलिटी में वो यहाँ, मगर नज़र आ रहा है यहाँ, है ना। लाइट हमारा ब्रेन क्या प्रेडिक्ट करता है कि जहाँ से रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट आएंगी वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वो ऐसा प्रेडिक्ट करता है। तो वो तो रेज ऑफ लाइट ऐसे बेंड होकर आई, तो जब ये रेज ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर करी, इस तरह से क्रॉस होकर ऐसे आंखों में एंटर करी ना, ब्रेन ने उसको बैक ट्रेस करके क्या करा? इमेज बनाया और उसने बोला कि यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट। होता यही है ना। आप स्विमिंग पूल में देखते हैं कि भाई फ्लोर आपको यहाँ होता है और आपको नज़र आता है यहाँ पे, है ना। आप ये सोच के चलते इतनी गहराई है ना, आप खुद सोचो। बाद में पता चला आपने सोचे कि मैं यहाँ तक के, मेरे आ जाता कंधे तक के, यहाँ पे मारे डुबकी है कि नहीं। तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मसला आ जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि गहराई जो नज़र आ रही है वो कितनी है, इसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ। अपरेंट यानी जाहिर होने वाला, अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम। अब अगर अपने नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? रियल डेप्थ में से आप क्या करो, अपरेंट डेप्थ क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका जो है वो नॉर्मल शिफ्ट है, मतलब जो इमेज है वो कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये नॉर्मल शिफ्ट है।
तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ये, है ना। तो आप रियल डेप्थ में से आप अपरेंट डेप्थ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मगर रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रियल डेप्थ को कॉमन निकालो बाहर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है, ये अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। आया बात समझ में बेटा आपको। अब इसमें केस सेकेंड, व्हेन ऑब्जर्वर is in the denser medium, when observer is in the denser medium। ठीक है, अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और हमारा ऑब्जर्वर जो है पानी के अंदर बैठा हुआ है। वो ये सोच के चलता है क्योंकि रे ऑफ लाइट इस तरह से आती हुई नज़र आ रही है मुझे, ज़्यादा बेंड हुई नहीं यार, ये चल जाएगा उतना भी। तो एक ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जर्वर यहाँ से बैठे बैठे देख रहा है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपका रखा हुआ। ठीक है, पिछली बार ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जर्वर यहाँ था रेयर मीडियम में। इस बार ऑब्जर्वर पानी के अंदर है, ऑब्जेक्ट बाहर है। अब देखो लाइट बेंड होकर आई, मगर ऑब्जर्वर क्या सोचेगा कि लाइट कहाँ से आई है, इधर से आई है ना। तो उसकी इमेज वो यहाँ बना लेगा। ठीक है, तो अब ये जो दिख रहा है आपको बेटा, अब इसे अपरेंट हाइट बोलना चाहिए, डेप्थ तो नहीं बोलना चाहिए ना, अपरेंट हाइट। अपरेंट हाइट जो जाहिर हो रही है, अपरेंट। ये क्या है आपकी रियल हाइट, क्या है, ये है, ये जो है आपकी क्या है बेटा, रियल हाइट है ना, और ये है आपकी अपरेंट हाइट, ओ हाइट रे एच। तो अब अगर मैं कहूंगा कि अपरेंट हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये होता है रियल हाइट मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दिस मीडियम है ना। अपरेंट हाइट इज इक्वल्स टू रियल हाइट मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये होता है अपरेंट हाइट का मतलब, वहां डिवीजन में था, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में। अब कोई पूछेगा नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ फिर इन द इमेज, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स। तो बोले अब ये कैसे हो सकता है, तो बोले अपरेंट हाइट में से रियल हाइट को क्या करो, माइनस करो, तो ये तुम्हारा नॉर्मल शिफ्ट है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, तो अपरेंट हाइट में से रियल हाइट को माइनस करो, और रियल हाइट कितना है, या फिर मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ मुझे अपरेंट रियल हाइट चाहिए था ना। तो अब एक काम करो, रियल हाइट को ये की वैल्यू, अपरेंट हाइट की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो ये हो जाएगा रियल हाइट मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू म्यू। तो रियल हाइट, सॉरी अच्छा हाँ, तो रियल हाइट को कॉमन बाहर निकाला, म्यू माइनस 1, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट। ये हो गया आपका नॉर्मल शिफ्ट है ना, रियल हाइट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। आया समझ में। तो ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट का केस सेकंड, लिख लीजिए।
पानी के अंदर से अगर आप कोई और देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मगरमच्छ है या कोई कहा जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब मछली है जो बड़ी, जो मतलब जो बर्ड्स को खाती है, जैसा कोई इसको ऐसा लगेगा कि बर्ड ऊपर तैर रहा है जैसा, है ना, हवा में ऐसा फ्लोट कर रहा है, सॉरी, अब वो इधर से जंप करेगा अगर, है ना, यहाँ रहेगा, वो सोचेगा यहाँ है, वो यूँ मारेगा, है कि नहीं, तो वही, तो ये फैक्टर रहता है। जैसा कि अक्सर जब अपन देखते हैं नदी में, अगर जैसा आप मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर आप, तो वो नहीं पकड़ पाते, वो भी एक रीज़न वही रहता, वो ये फर्स्ट केस हो जाता है ना, कि आप भाग गई भाई आगे, अपने अब ऑप्टिक्स पढ़ लिया ना तूने, अब बराबर कर जाके पकड़ना है कि नहीं। अब क्या करना भाई, जैसे मान लो है ना कि यहाँ दिख रही मछली, थोड़ा आगे हाथ पकड़, वो एक होता है ना हंटिंग स्टाइल, वो है ना ऐसे मारते फिश को। क्या इसके जब से दिमाग में बॉडी चल रहा है ना, तो मालूम मैंने क्या पढ़ा है चैप्टर्स में, टॉपिक मालूम मैंने मेरा तो मैं फेल हो गया था। हाँ सच में तो बोल रहा मैं। हाँ फेल हो जा सकता, बिल्कुल फेल हो जाते, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाएंगे। मैं ये पढ़ा था, मैं फेल हो गया था, तुम भी नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाएंगे। यहाँ रख लेंगे ऊपर, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, बिल्कुल हो सकता, कोई क्यों नहीं फेल हो सकता, हर कोई फेल हो सकता। फिर चलिए वो आपका ये